आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी है और इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा एक टीचर के मोबाइल गेम खेलने की भी है। देखिए। यूपी के झांसी में नीरज विश्वकर्मा नाम के एक शख्स ने दावा किया कि लेखपाल बनी ऋचा सोनी उनकी पत्नी है, लेकिन खुद ऋचा ने इस दावे को गलत बताया। ऋचा का कहना है कि उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, हालांकि ये जरूर माना कि वो रिश्ते में थे। इस बीच नीरज ने कुछ वीडियो जारी किए और कहा कि ये वीडियो उनकी शादी के हैं। नीरज के मुताबिक वो गरीब कारपेंटर है और वो लेखपाल हो गई है, इसलिए उसे छोड़ा गया है। उधर ऋचा का कहना है कि वो दोनों जब रिश्ते में थे तो नीरज ने उसके साथ मारपीट की थी, जबकि नीरज की माने तो शादी करने के बाद दोनों हंसी खुशी से रहते थे। इसके बाद उनका कुछ विवाद हुआ था, जिस कारण ऋचा अपने मायके चली गई थी। नीरज का ये भी दावा है कि उन्होंने अपने पैसों से ऋचा को पढ़ाया लिखाया और लेखपाल बनने में मदद की। यूपी के संभल में एक शिक्षक पर ड्यूटी के दौरान काफी समय मोबाइल पर बिताने का आरोप लगा। डीएम ने शिक्षक की मोबाइल हिस्ट्री देखी, यानी कब मोबाइल से क्या देखा गया। इस तरह दावा है कि करीब 6 घंटे के स्कूली टाइम में से 1 घंटा 17 मिनट तक कैंडी क्रश और दूसरे गेम खेले। वहीं 26 मिनट कॉल पर बातचीत की और 17 मिनट तक फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बताया गया कि शिक्षक की ओर से जांची गई छात्रों की कॉपी में भी कई गलतियां निकली। ऐसे में शिक्षक को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली के बवाना में कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। असल में मुनक नहर में जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, लिहाजा नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में घुस गया। ऐसे में सैकड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ गए हैं। फिलहाल हरियाणा से आ रहे इस पानी को वहीं रोकने को कहा गया है। साथ ही नहर की मरम्मत की कोशिशें भी जारी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने एक तेंदुए को गोद लिया। दरअसल आठवले बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे और इसकी औपचारिकताएं पूरी की। आठवले ने सिम्बा नाम के इस तेंदुए को 1 साल के लिए गोद लिया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में सरकार स्कूलों के सिलेबस में भगवान राम और श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किन हालात में पढ़ने पर मजबूर हैं, इसको लेकर चुप्पी है। कहीं खतरनाक बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं बारिश होने पर छत से गिरता पानी पढ़ने नहीं देता। किसी स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो कहीं स्कूल जानवरों का बसेरा बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है। इसलिए मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कहीं छत नहीं, कहीं जर्जर इमारत, कहीं बिना लाइट के स्कूल, कहीं एक ही कमरे में सिमटा स्कूल, कहीं स्कूल के आसपास जमा गंदा पानी, कहीं जर्जर पुरानी बिल्डिंग, कहीं जानलेवा बिल्डिंग में क्लास। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन स्कूलों की बदहाली जस के तस बनी हुई है। नए मुख्यमंत्री आए, लेकिन स्कूलों के हाल जस के तस बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों का शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। कहने को तो ये नया शिक्षण सत्र है साल 2024-25 का, लेकिन कहानी यहाँ पे पिछली बार की तरह ही अभी भी जारी है, यानी स्कूलों की बदहाली की कहानी। मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों के सिलेबस में भगवान राम और श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन बच्चे किन हालातों में पढ़ने पर मजबूर हैं, इसकी वानगी देखिए। स्कूल में एकमात्र कमरा है और बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, जुगाड़ से काम चलता है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब अगर देखा जाए तो 200 किलोमीटर दूर शाजापुर जिले में है। शाजापुर के सोमवारिया इलाके के एक सरकारी स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं, लेकिन ये आपको स्कूल कम कोई
गोडाउन ज्यादा लगेगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये फिलहाल इस इलाके के बच्चे हैं जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिक्षिका भी हैं यहाँ पे जो इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन ये सरकारी स्कूल की जो तस्वीर है उससे कहीं ज्यादा हम आपको बताएं वो तस्वीरें इन बढ़ते हुए ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको भले ही सामान्य लग रहा होगा, लेकिन असामान्य क्या है अब हम आपको बताते हैं। असामान्य है कि इस भीषण उमस भरी गर्मी में टीचर और बच्चों को इस स्कूल में बिना बिजली के रहना पड़ता है। जितने घंटे यहाँ पे ये बच्चे होते हैं, ये शिक्षक होते हैं, यहाँ पे बिजली नहीं होती है। बिजली का कनेक्शन नजदीक की एक छोटी फैक्ट्री से लिया गया है जहां से ये बिजली इन्हें मिलती है। और अभी भी अगर आप देखें जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पे ये बच्चे इसी भीषण गर्मी में उमस में पढ़ने को मजबूर है। ये छोटे छोटे बच्चे, पीछे अगर आप देख सकते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे ये स्कूल का क्लासरूम कम कोई गोदाम ज्यादा लग रहा है। पीछे भी अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप एक नजर मार के देखिए इसकी और अंदाजा लग जाएगा आपको कि कैसे यहाँ पे ये बच्चे पढ़ते होंगे। कनेक्शन नहीं है, हम यहाँ पे आरा मशीन से तार ले रखे हमने। अच्छा, तार ले रखे हैं। हाँ। बिजली का कनेक्शन इस स्कूल में है ही नहीं। हाँ, नहीं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। छत की हालत वैसे ही खराब दिखाई दे रही है। इस छत से पानी टपकता है तो स्कूल में पानी भर जाता है, इसलिए बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। ये आप जो छत देख रहे हैं, ये जो सरिये निकल रहे हैं, यहीं से बरसात का पानी जो है वो नीचे पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर आके गिरता है और यहाँ पे इसी हाल में बच्चे लंबे समय से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है 1-2 साल की कहानी हो। जो शिक्षिका है यहाँ पे, हम एक बार उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से ये बदहाली यहाँ पे है। मैम, ये बताइए कि कितने साल हो गए आपको इस स्कूल में पढ़ाते हुए? मुझे मतलब 11 साल तो हो गए हैं यहाँ पर। इस स्कूल में ये स्थिति कब से है यहाँ पर? यहाँ पर ये स्कूल जब से डैमेज हुआ है तब से ही यहाँ पर ये स्थिति है। 3 कमरे यहाँ पर थे, वो डैमेज हो चुके हैं और लाइट का तो हमने पास से ले ही रखा हैगा। और ये स्थिति तो ऐसी है कि पानी गिरता हैगा तो हम बच्चों को इधर बिठा देते हैं, मतलब एडजस्ट करके जैसा भी होता है वहाँ बिठा देते हैं। पहले इस स्कूल में काफी कमरे थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में एक कमरे को छोड़कर सभी कमरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में एकमात्र कमरे में पढ़ाई भी होती है और स्कूल का कामकाज भी। यहाँ पर 3 कमरे हैं, वो हो चुके हैं क्षतिग्रस्त और बनने का भी कुछ हुआ नहीं हैगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर के सोमवरिया का स्कूल बड़े बड़े दावों को मुंह चढ़ाता है। यहाँ गंदगी फैली हुई है और शौचालय तक की हालत खराब है। ऐसे में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन भगवान भरोसे, जिनके बारे में अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाना है। हालांकि स्कूलों की हालत के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से जब पूछा गया तो उन्होंने जल्द ही मामले की जांच और स्कूलों को ठीक करने का भरोसा दिया। निश्चित आप जो जानकारी बता रहे हैं हम तक भी आई है। इसके लिए हमने जो फील्ड का अमला है उसको निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों में प्राथमिकताएं तय करें रिपेयरिंग की मेजर, और अगर भवन ज्यादा जर्जर है तो उसमें से बच्चों को शिफ्ट कर दें पास के निकटस्थ स्कूल में। अब हमने शाजापुर के जिले के दूसरे स्कूल का रुख किया तो वहाँ का नजारा ही कुछ अलग था। जैसे जंगल में बने गुरुकुल का हो। स्कूल के कंपाउंड में गाय भैंसें भी थी तो लंगूर का हरा भरा परिवार, यानी बच्चों पर कब ये जानवर खतरा बन जाए कहा नहीं जा सकता। स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था भी नदारद है। यहाँ पे पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हम अपना कैंपर मंगा के पानी देते हैं बच्चों को, और ये इसमें खेल के ग्राउंड में भी बस वगैरह खड़ी है, इससे भी बच्चों को जानवरों का खतरा है तो ये बस भी हटाई जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। सबसे ज्यादा ये खेल का मैदान है, ये यहाँ पे बसें रखी है, यहाँ पे सांप जहरीले जानवर का बहुत ज्यादा दिक्कत है। नेवले वगैरह, गेवरा, पता नहीं बहुत तरह के जानवर यहाँ घूमते रहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। बस की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर इन स्कूलों की हालत राज्य में शिक्षा के हालात को दर्शाता है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की ये तस्वीरें अकेले शाजापुर की नहीं है। अब आपको लिए चलते हैं एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के इलाके में। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपनी बदहाली खुद बयां कर रहा है। स्कूल की छत को देखिए, बारिश होने पर पढ़ाई तो चौपट होती ही है, छत गिरने का डर भी बना रहता है। तेंदुखेड़ा के इस स्कूल में कहीं छप्पर नहीं है तो कहीं स्कूल के छप्पर में लगी लकड़ी का मलगा टूटा हुआ है तो एक बिल्डिंग तो गिरने के कगार पर है। 1961 में बने इस स्कूल में आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। कहा जाता है कि स्कूल की मरम्मत हर साल होती है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग जर्जर की जर्जर बनी हुई है।
स्कूल तो बहुत जर्जर स्थिति में है। प्रतिवर्ष जो है इसको ठीक करवाना पड़ता है बरसात होने से पूर्व, और उसके बाद फिर हम साल भर इसको बच्चों के लिए संचालित करवाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार के ध्यान में सब है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। कहीं बिल्डिंग बनाने, मरम्मत करने और एक नई स्कीम चलाई जाने वाली है। नहीं, बहुत सारे नहीं है, इसीलिए हम लोग सीएम राइज बना रहे हैं और हर 15 किलोमीटर के रेडियस में छोटे स्कूलों पर जहां दर संख्या कम है या भवन कमजोर है, वहां के बच्चों को हम परिवहन के माध्यम से लेकर जाएंगे, फ्री में उन बच्चों को लाएंगे, घर छोड़ेंगे और एक बेहतर शिक्षा सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम देंगे। अब आपको मध्य प्रदेश के दमोह जिले की भी तस्वीर दिखाते हैं। दमोह के कई सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खस्ता है। कई स्कूलों की बिल्डिंग खराब हो चुकी है, जो है उनमें छत की हालत बेहद खस्ता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चे खतरे के बीच शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में पानी भरने की समस्या से भी बच्चों को दो चार होना पड़ रहा है। इन बच्चियों का स्कूल पहुंचने का संघर्ष देखिए। अगर बैलेंस गड़बड़ाए तो समझिए क्या होगा। अब इस स्कूल की हालत देखिए, हैंडपंप सूखा पड़ा है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, यानी सबकी कहानी एक सी है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं। सिर्फ यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, जिससे बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी सुरक्षा के लिए परेशानी पड़ती है। बिल्डिंग चूँकि जर्जर है और बच्चों को बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ने के लिए थोड़ी सी बिल्डिंग के लिए मरम्मत की राशि यदि आती है तो और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक रहेगी, विद्यार्थी आकर्षित होंगे और छात्र संख्या और बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दमोह जिले के 1595 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में से 846 स्कूल ऐसे हैं जिनको मरम्मत की जरूरत है। इनमें 150 से ज्यादा ऐसे हैं जिनको तुरंत और ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे स्कूलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नरसिंहपुर से अनुज ममार, दमोह से शांतनु भारत के साथ भोपाल से रविश पाल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोदी सरकार का पूर्व अग्निवीरों पर बड़ा फैसला। अब सीआईएसएफ और बीएसएफ की भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दी। इस दौरान सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। कुछ याचिकाओं में दोबारा नीट परीक्षा की भी मांग उठाई गई है। इस बीच सीबीआई ने अदालत में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, तो केंद्र ने भी अपना हलफनामा जमा किया। उधर शिक्षा मंत्री ने कुछ छात्रों से मुलाकात की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। मनीष वर्मा ने पिछले दिनों जेडीयू की सदस्यता ली थी। इससे पहले वो नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पर भी काम कर रहे थे। कठुआ आतंकी हमले को लेकर कुछ नई जानकारी सामने आई। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अब आतंकियों को डिजिटली ट्रेनिंग पर जोर दे रहा है। हाल के हमलों में भी आतंकियों को बॉडी कैमरे और हेडबैंड कैमरे दिए गए थे। पहले अमूमन पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को ऐसे हाईटेक कैमरे दिए जाते थे ताकि सुरक्षा बलों पर हमले के लाइव वीडियो बनाए जा सकें। इतना ही नहीं, डिजिटल मैप के साथ घुसपैठ की साजिश भी रची जा रही है। गुजरात के भरूच में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भारी भीड़ से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई कि वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये युवा अंकलेश्वर में निजी कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, लेकिन युवाओं की भीड़ बेकाबू हो गई। नतीजा ये हुआ कि होटल के बाहर की रेलिंग टूटने से कई युवक नीचे गिर गए। पंजाब के फाजिल्का में स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास छोटे छोटे स्कूली बच्चों को मानसिक दबाव से निकालने के लिए प्रशासन ने एक अनोखी मुहिम शुरू की। अब वहाँ के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में महीने में एक दिन बैग फ्री रहेगा, यानी उस दिन बच्चों को बैग नहीं लाना होगा। फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर सेनू दुग्गल ने इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के बीच कुछ समय बिताया, उनके साथ खेलती और डांस करती हुई नजर आई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 23 जुलाई को बजट से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया दांव चल दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है और इस बार नीतीश कुमार का समर्थन एनडीए के दूसरे सहयोगी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी कर दी है। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार हालात अलग है।
ऐसे में माना जा सकता है कि बजट से पहले विशेष राज्य के दर्जे का दबाव रंग ला सकता है। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है। एनडीए के सहयोगी दलों ने आवाज उठाई है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार मंझे हुए नेता हैं। उन्हें पता है कि कब कौन सा सियासी दांव असरदार हो सकता है और उन्हें ये भी पता है कि इस बार केंद्र की मोदी सरकार को उनकी कितनी जरूरत है। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि अगले साल बिहार में चुनाव है और उन्हें एक बार फिर से दावेदारी करनी है। और वो ये भी जानते हैं कि 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट आने वाला है। लिहाजा उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग तेज कर दी। बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा को लेकर हुई मांग थी उसको फिर से जोर मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, चाहे जदयू हो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, उस सब की तरफ से साफ तौर पर इस मांग को दोबारा उठाया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ बाद ही खुद संजय झा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर विशेष राज्य का दर्जा न भी मिले तो अगर विशेष पैकेज दिया जाएगा तो इससे बिहार की प्रगति को आप कहें एक नया आयाम मिल सकता है। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है, बल्कि जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी भी उनके साथ है। कि हम लोग तो वैसे विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। और विशेष पैकेज का अर्थ होता है विशेष सहायता, और उसका केस इसलिए बिहार में बनता है कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और वो कोई बिहार वासियों के कारण नहीं, उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है। देखिए, बिहार को जरूरत है विशेष राज्य का दर्जा, केंद्रीय सहायता की जरूरत है। तो एक बिहारी होने के नाते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, बिहार भी अग्रणी राज्यों में आ सके। इसके लिए आर्थिक पैकेज का सख्त जरूरत है बिहार को। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग नई नहीं है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इसे तब उठाया था जब वो 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनकी दलील थी कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद से बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य रह गया है। उन्होंने ये मांग पिछले साल नवंबर में भी तब दोहराई थी जब उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। तब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर कांग्रेस नीतीश कुमार पर चुटकी ले रही है। अरे कितना दिन ये लोग बिहार वासियों को ठगेंगे। विशेष राज्य जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब से विशेष राज्य का रट लगाते हैं और उनका कोई वैल्यू देते नहीं है प्रधानमंत्री और भारत सरकार। दरअसल बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने BPACL और वियतनाम की कंपनी विनफास्ट के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें 60,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। जाहिर है नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि जब चंद्रबाबू को केंद्र से बड़ी मदद मिल सकती है तो उन्हें क्यों नहीं, लिहाजा उन्होंने अपनी मांग तेज कर दी। दूसरी ओर बीजेपी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। कोई गारंटी नहीं है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ रही है। हालांकि नीतीश कुमार कई बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुके हैं, लेकिन सवाल है कि विशेष राज्य का दर्जा देने का पैमाना क्या है। संसाधनों की कमी से जूझ रहा राज्य, प्रति व्यक्ति निम्न आय, आर्थिक एवं संरचनात्मक पिछड़ापन, एक बड़ी जनजाति का अस्तित्व, पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाका, सीमावर्ती क्षेत्र जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, एक विरल आबादी वाला क्षेत्र। समय समय पर नीतीश कुमार विशेष राज्य की मांग करते रहे हैं, लेकिन इस बार मौका और दस्तूर दोनों है। बजट से पहले नीतीश की दबाव वाली रणनीति रंग ला सकती है। अगर केंद्र आंध्र प्रदेश को कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है तो बिहार को भी अपनी मांग को जोर शोर से उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज तत्पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 27 अंक फिसलकर 79,897 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 8 अंक लुढ़का, ये 24,316 पर बंद हुआ। ऑटो और हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोना 50 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 75,100 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 100 रुपए की तेजी आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 94,500 रुपए पर पहुंची। बजट से पहले पीएम मोदी ने आज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। उनके अलावा नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी और केवी कामत समेत कई लोग इस बैठक में शामिल हुए। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। कार मेकिंग कंपनी हुंडई ने अपनी कार एक्स्टर का नाइट एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया। ब्लैक थीम के साथ कंपनी ने इसे 8 अलग अलग वेरिएंट्स में बाजार में उतारा है। इस कार की शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपए है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात मानवी मधु कश्यप की, जिन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और एक नजीर भी समाज के सामने रखी है। दरअसल मानवी मधु देश की पहली ऐसी ट्रांस वुमन है जो कि एसआई बनी है। सफर मुश्किल था मगर पूरा हुआ। अब चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान है। ये मानवी मधु कश्यप है, एक ट्रांस वुमन, लेकिन अब इनके नाम के साथ एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। ये देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनने जा रही हैं। मानवी बिहार के बांका जिले की रहने वाली हैं। हाल ही में बिहार में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल हुई हैं और इस सफलता के साथ ही इन्होंने एक इतिहास भी बनाया है। मानवी का यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। एक ट्रांस वुमन के लिए ये सफर औरों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा रहा संघर्ष लाइफ में, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आ पाना वो सोच नहीं सकते हैं कोई जल्दी, और मैं यहाँ तक आई हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है। लेकिन खुशी भी इतनी है कि वो संघर्ष को कब फील नहीं हो रहा है अभी। मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर कुछ करने की चाह हो तो राह मिल ही जाती है। बिहार में दरोगा गुरु के नाम से मशहूर गुरु रहमान से मुलाकात हुई और फिर मंजिल के लिए रास्ते खुलते चले गए। यहाँ गुरु रहमान ने उन्हें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, हालात से लड़ना भी सिखाया। अब वो इस मुकाम पर आकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहती हैं। दरोगा का प्रोफेशन इसलिए चुने क्योंकि हर एक 3 साल 4 साल में यहाँ से आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तबादला हो जाएगा, आपको डिफरेंट क्षेत्र मिलेगा काम करने के लिए, और मैं पब्लिक के बीच में रह के काम करूंगी। दैट्स वाई कि मैं इसको चूज की, और मुझे पब्लिक के बीच में रह के एक मैसेज देना है पब्लिक को कि नहीं, ट्रांस को आप जो समझते हैं कि वो ताली बजाने के लिए है, उनके लिए एक टप्पा लगा के रखे हैं कि आप वो बधाई करेंगे, आप वो क्या बोलते हैं, वो गीत गाएंगे, डांस करेंगे, नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप एक मौका तो दीजिए ना। दरोगा भर्ती परीक्षा में मानवी के अलावा 2 पुरुष ट्रांसजेंडर ने भी सफलता हासिल की है। वो भी गुरु रहमान के संस्थान से पढ़कर निकले हैं। अपने छात्रों की सफलता की मुस्कान, कामयाबी की चमक उनके चेहरे पर भी है। वो कहते हैं अब वो सही मायनों में दरोगा गुरु बन गए हैं। मधु बेटी, रोनित और बंटी जैसे लोगों का दरोगा बन जाना ने मुझे परिपूर्ण रूप से दरोगा गुरु बना दिया, और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले मैं अधूरा था, लेकिन अब मैं दरोगा गुरु पूरी तरह से हो गया निसंदेह। तो निश्चित रूप से एक क्रांति की नई शुरुआत है जो मधु से शुरू होगी, और एक पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय में भी एक बहुत बड़ा क्रांति लाना हम लोग का उद्देश्य रह गया। मैं, मुन्ना, परवीन, रजनीश और गुरुकुल के तमाम लोग अब हम लोग स्पेशल ड्राइव करेंगे कि उस तरह के लोग उठाए, पकड़े, देखेंगे जो पढ़े लिखे हैं और उनको लेकर पढ़ाए लिखा और सफलता दिलाए। सफलता तो कईयों ने हासिल की है, लेकिन इनकी सफलता कई मायनों में खास है और मानवी इसे खास बनाना भी चाहती है, ताकि अपने समुदाय के लोगों को सिर उठाकर जीने का हौसला दे सकें। वो अपने समुदाय के गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराने की पहल करना चाहती हैं। अनिकेत कुमार, पटना, गुड न्यूज टुडे।
सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की। 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस शादी के सभी फंक्शन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहे हैं और इस शादी में देश विदेश से कई वीवीआईपी मेहमान शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले राधिका और अनंत अंबानी की शादी की रस्मों की शुरुआत बुधवार को महादेव की महापूजा के साथ शुरू हुई। दूल्हे अनंत अंबानी ने पानी ग्रहण से पहले महादेव के विशालकाय स्वरूप का अभिषेक किया। गायक अमित त्रिवेदी ने अपने भजन से भक्ति के माहौल को और भक्तिमय कर दिया। शिव पूजा के लिए भी अंबानी परिवार के निवास स्थान एंटीलिया में सितारों का मेला लगा। महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह से लेकर उद्धव ठाकरे भी इस खास शिव पूजा में पहुंचे। बुधवार की शाम को ही राधिका मर्चेंट की मेहंदी की रस्म भी रखी गई थी। दुल्हन को मेहंदी लगाने का जिम्मा सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा को मिला था, जिन्हें बॉलीवुड में मेहंदी क्वीन के नाम से जाना जाता है। पूजा और मेहंदी के अलावा बुधवार की शाम एंटीलिया में गरबा नाइट का भी आयोजन किया गया था। दूल्हा दुल्हन अनंत और राधिका भी दिल खोलकर गरबा खेलते नजर आए। बॉलीवुड के मेहमानों के पहुंचने से इस गरबा नाइट की रौनक और बढ़ गई। अनंत राधिका की शादी के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से दिग्गज हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। मुंबई के तमाम बड़े होटल्स को इसके लिए बुक कर दिया गया है। विदेशी मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट जेट्स की व्यवस्था की गई है। लॉस एंजलिस से शादी को कवर करने के लिए फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन को बुलाया गया है। दूल्हा दुल्हन के साथ दोनों फैमिली के आउटफिट्स मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए। अमेरिकन फ्लारिस्ट जॉफ लीथम शादी के लिए फ्लावर डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं। डॉली जैन को मिला है कपड़ों की स्टाइलिंग का जिम्मा। डॉली बॉलीवुड की जानी मानी ड्रेपिंग आर्टिस्ट है। शादी में फ्लैश मॉब के साथ दुल्हन एंट्री करेंगी। इसके लिए कोरियोग्राफी का जिम्मा संभाल रही है वैभवी मर्चेंट। शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन और अंबानी फैमिली और कई मेहमान स्टेज पर परफॉर्मेंस भी देंगे और सबको वैभवी ही कोरियोग्राफ करेंगी। शादी के बाद आशीर्वाद सेरेमनी के लिए खास फ्लैश मॉब की तैयारी है। अगर शादी में खाने की बात की जाए तो 2500 से ज्यादा डिशेस पेश किए जाएंगे। 10 से ज्यादा इंटरनेशनल शेफ बनाएंगे देसी विदेशी फूड आइटम्स। शादी में आने वाले मेहमानों की रिटर्न गिफ्ट भी देने की उन्हें तैयारी है। कई राज्यों से खास रिटर्न गिफ्ट्स मंगाए गए हैं। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जबकि 14 जुलाई को एंटीलिया में मंगल उत्सव मनाया जाएगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के उत्सव 1 मार्च से ही शुरू हो गए थे और ये अंजाम तक 12 जुलाई यानी कि कल पहुंचेगी। अनंत और राधिका की शादी को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी काफी चर्चा है। ऐसे में इस खास शादी को लेकर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। तमाम कार्यक्रम हुए, जिस तरह से एक आम विवाह में तमाम जो रस्में रिवाजें होते हैं वो मनाए जाते हैं और अब मौका फाइनल शादी का है। बनारस से चाट गया है, बनारसी साड़ी गई है। अब बनारसी लोगों का बनारसी अंदाज में क्या कहना है इस शादी को लेकर? देखा हम ते लिए खुश है कि धीरू भाई अंबानी एक कर्मयोगी रहना, पेट्रोल भरत रहना सामान्य ढंग से, दोनों बेला खाए के नहीं रहल, अपने कर्म से लगन से धीरू भाई अंबानी हो गई ना। उनके पोता के ब्याह हो, हमके बहुत प्रसन्नता होता। राजा महाराजाओं का देश था, कुछ राजा थे, रियासतें थी और उनके यहाँ पहले से इस तरह के उत्सव होते थे और यहाँ की गरीब जनता उनके खुशियों में जिस तरह शिरकत किया करती थी प्रजा के रूप में, वह दिन फिर से लौट रहा है इस देश में। यह अच्छी बात नहीं है। वो अरबों खरबों खर्च कमा रहा है तो वो नहीं खर्च करेगा लोगों में, वो खर्च कर रहा है तो अपने जहाँ खर्च कर रहा है, लाखों लोगों के घर में लाखों लाख रुपया पहुंच गया होगा, वो खर्च करके उसके घर नहीं आ रहा है। वो उसका शौक है, वो कमा रहा है तो खर्च कर रहा है। हाँ, एक बात जरूर है जो मेरा निजी सोच है, अंबानी बहुत बड़े आदमी हैं। अंबानी जैसा व्यक्ति अगर अपनी संतान का विवाह अति सामान्य ढंग से करता तो विश्व में एक नजीर बनता। शादी उसकी हो रही, लड़के की बधाई दे रहा हूँ और प्रदर्शन तो पूंजीपति ये करेगा ही, लेकिन वो शादी ठीक हो रही, मैं बधाई दे रहा हूँ बनारस की तरफ से। ऐसा है कि इसे सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों पक्षों में देखा जा सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि उनके पास जो अपार संपदा है, उस अपार संपदा का कुछ अंश
सामान्य जनता के पास जा रहा है, जो उनकी व्यवस्था करेंगे, हर कार्यों को देखेंगे इत्यादि। यह सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष यह है कि उस पैसे का सदुपयोग वह अन्य कार्यों में भी कर सकते थे और अपने लड़के की शादी सामान्य ढंग से कर सकते थे। जैसा कि हमारे यहाँ त्याग की महिमा गाई गई है, संपदा की महिमा नहीं गाई गई है। यदि वह त्याग दिखा, संपदा रहते हुए जो त्याग दिखाता है वह चर्चित होता है, और जिसके पास संपदा नहीं है वह त्याग दिखाएगा तो वो चर्चा का कोई विषय नहीं होता है। यही मेरा कहना। देखिए, अंबानी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरा ये कहना है कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन जनता के ऊपर जो एक्स्ट्रा ये लोड बढ़ गया, 10% कितना उन्होंने इंक्रीज किया है, तो इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग इससे काफी दुखी हैं। बिल्कुल देना चाहिए था, जनता लोग काफी इससे खुशी थे इस माहौल से, लेकिन जब से ये बढ़ा है लोगों में थोड़ी नेगेटिविटी जो है दिख रही है। तो जियो को चाहिए कि थोड़ा सा अपना ये रेट का अगर संभव हो तो कम करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।